हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईवीएस एनसीईआरटी की समरी को देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले चांगपा के बारे में पढ़ेंगे। चांगपा एक प्रकार की जनजाति है जो लद्दाख में पाई जाती है। और ये जो चांगपा लोग हैं, इनकी जनसंख्या मात्र 5000 है। तो परीक्षा में अगर प्रश्न आता है कि चांगपा लोग कहाँ रहते हैं और इनकी संख्या कितनी है, तो चांगपा लोग लद्दाख में रहते हैं और इनकी कुल संख्या 5000 है। और चांगपा लोग घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक जगह पर नहीं रहते। मतलब जो चांगपा जनजाति है वो लोग हमेशा घूमते रहते हैं। कभी आज यहाँ है तो 4 दिन बाद कहीं और जाके रहने लगेंगे, उसके बाद कहीं और रहने लगेंगे। और ये लोग अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। जो चांगपा जनजाति है, इनके पास भेड़ और बकरियां होती हैं और इन्हीं के झुंड को लेकर ये पहाड़ों में हरे मैदान खोजते रहते हैं ताकि इनकी बकरियों को भोजन मिल सके। और इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है। जो भेड़ बकरियां हैं, इन्हीं से इनको सब कुछ मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। ठीक है, ये लोग इसी भेड़ से सब कुछ पा जाते हैं। और इन्हीं भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। ये जो जनजाति है, इनकी भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हैं। और जितनी भेड़ बकरियां जिसके पास होता है वह उतना ही ऊंचा परिवार होता है। मतलब जिस जो है चांगपा जनजाति के पास जितनी ज़्यादा भेड़ बकरी रहेंगे, वो परिवार उतना ही अमीर समझा जाएगा। और ये जो चांगपा जनजाति हैं, ये लोग एक खास तरह की बकरियां पालते हैं। जो नॉर्मल बकरी होती हैं वो बकरी नहीं, इनकी बकरी थोड़ा अलग होती है। और ये जो खास तरीके की बकरियां होती हैं, इन्हीं के बालों से दुनिया में मशहूर पश्मीना ऊन बनता है। ठीक है, तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि पश्मीना शॉल किससे बनता है, तो वो जो चांगपा जनजाति की बकरियां हैं उन्हीं के बालों से पश्मीना ऊन बनता है और उसी ऊन की बुनाई करके पश्मीना शॉल बनती है। और जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतना ज़्यादा नरम होंगे। मतलब ये बकरियां जितनी जो है ठंडी और ऊंचाई पर रहेंगी, उतना ही ज़्यादा इनके बाल मुलायम और नरम होते हैं। और इसीलिए जो चांगपा जनजाति हैं, इतनी मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। मतलब जो चांगपा जनजाति है, इसीलिए लद्दाख में, जहां आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ठंडक पड़ती है और सब बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इतनी मुश्किल हालात में इसीलिए ये लोग रहते हैं ताकि उनकी जो बकरियां हैं उनका जो बाल रहे वो काफ़ी नरम और मुलायम रहे। और आपको बता दें कि जो लद्दाख है, लद्दाख को कोल्ड डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लद्दाख को आप कोल्ड डिजर्ट कह सकते हैं या ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ये परीक्षा में पूछा भी है कि जो है कोल्ड डिजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे लद्दाख को। और ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो चांगपा जनजाति है, ये घुमंतू लोग हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे घूम घूम के रहते हैं। तो जब इनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है, तो अपना पूरा जो है घर यानी जो है इनका जो टेंट होता है और अपना पूरा सामान घोड़ों और याक पर लाद कर लेकर घूमते रहते हैं, यानी चले जाते हैं। और जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना ढेर सारा सामान
समेट कर निकल पड़ते हैं। मतलब जो ये चंगपा जनजाति हैं, इनको जब कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना होता है तो इनको अपना पैकिंग करने में मात्र 2.5 घंटे लगता है। और 2.5 घंटे में अपना डेरा, ठीक है, इनका जो डेरा होता है उसको समेट लेते हैं, मतलब पूरा जो सामान होता है उसकी पैकिंग कर लेते हैं और उसके बाद आगे निकल जाते हैं। जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ देर में ये अपना फिर टेंट भी गाड़ के अपना डेरा फिर से जमा लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। अगर हमको आपको अपनी पैकिंग करना हो तो फिर सोच लीजिए कितना टाइम लगता है। लेकिन ये लोग मात्र 2.5 ही घंटे में अपना पूरा घर, अपना पूरा सामान, अपनी भेड़ों को लेकर निकल जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। और ये जो चंगपा जनजाति है, इनका जो टेंट होता है वो तिकोने का प्रकार का होता है, ठीक है, और ये बहुत ही मजबूत होता है। और ये लोग अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। जो चंगपा जनजाति हैं, ये लोग अपने टेंट को रेबो कहते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और चांगपा की भाषा में चंथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। मतलब जो चांगपा जनजाति है उनकी भाषा में जो चंगथांग शब्द है उसका अर्थ यह होता है कि जहां पर बहुत ही कम लोग निवास करते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। और आपको बता दें कि जो चांगपा जनजाति है ये बहुत ही ऊंचाई पर, पहाड़ों पर रहते हैं। और ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। मतलब जब भी आप कहीं भी जो पृथ्वी का लेवल है, जो नॉर्मल लेवल है, उससे आप ऊपर जाएंगे पहाड़ों पे या और ऊंचाई पे, तो वहाँ पे जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होने लगती है। और आप जो है बस यही अंदाज़ा लगाइए कि ऊंचाई पर सांस लेना कितना मुश्किल होता होगा। और इसीलिए जो लोग पहाड़ों पर चढ़ने वाले होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर किसी पर्वतारोही की पिक्चर देखी होगी तो वो लोग जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो देखते होंगे कि आप वो लोग पीठ पे अपने एक सिलेंडर रखे रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पे हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। फिर इसीलिए वो लोग पहाड़ों पे चढ़ते समय वही ऑक्सीजन अपने जो है मुंह पे लगा लेते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन मिलता रहे और जीवित रहें और पहाड़ों पे ऊंचे चढ़ सकें। फिर उन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति आप जो है संवेदनशील होंगे अगर इस चीज़ को आप समझ पाएंगे कि जो चंगपा जनजाति है कितनी मुश्किल से वहाँ पे पहाड़ों पे रहती है उतने कम हवा की बावजूद। तो आप समझ गए होंगे कि लोग रोजी रोटी कमाने के लिए किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो ये थी चांगपा जनजाति की कहानी। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं पश्मीना शॉल। जो पश्मीना शॉल है ये दुनिया में एकदम मशहूर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर का नाम है दुनिया में मशहूर पश्मीना। तो माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है और ये इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। आपको बता दें कि जो पश्मीना शॉल है, अभी आपने पढ़ा है कि जो चंगपा जनजाति है उनकी जो बकरियां हैं उन्हीं से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है और उसी पश्मीना ऊन का प्रयोग करके पश्मीना शॉल बनाया जाता है। और जो एक पश्मीना शॉल है वो 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है और इतना गर्मी देने के बावजूद ये मोटा बिल्कुल नहीं होता। और यह जो पश्मीना है ये पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनता है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा ही है कि वो पहाड़ी बकरी कौन है,
चंगथांग लोगों की। और ये जो बकरियां हैं ये लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। ये 5000 मीटर जो समुद्र तल से पहाड़ों की ऊंचाई है उस पे जो है रह सकती हैं। और यहाँ पे सर्दियों में जो तापमान है 0 सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है और कभी कभी तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। तो जो ये खास तरीके की बकरियां हैं ये पहाड़ों पर रहती हैं जहां पर तापमान 0 या फिर कभी कभी तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहां का तापमान चला जाता है। और इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत बारीक और नरम बाल उग आते हैं, ठीक है, और ये गर्मियों में झड़ जाते हैं। इतनी ठंडक से बचाने के लिए प्रकृति ने उनको नरम और बारीक एकदम मुलायम बाल दिए हैं जिससे उनको ठंडियों से रक्षा हो पाती है और जो गर्मी में झड़ जाते हैं। ये जो इन बकरियों का बाल होता है वो बहुत ही पतले होते हैं और इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। मतलब जो आपके बाल हैं या हमारे बाल हैं, हमारे बाल मतलब इनके बालों से 6 गुना मोटा है। इसका अर्थ यह है कि अगर इस बकरी के 6 बाल ले लें तब जाके हमारे एक बाल के मोटाई के बराबर हो पाएगा। सोचिए कितना पतला इनका बाल है। इसीलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इसीलिए इतना पतला बाल होने की वजह से जो पश्मीना शॉल है इसकी बुनाई मशीनों द्वारा नहीं हो पाती और इनकी जो बुनाई है हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। तो मशीनों से जब बुनाई नहीं हो पाती तो इसीलिए इसको हाथों से बुनना पड़ता है इस शॉल को। और इस शॉल को बुनने के लिए खास तरीके के बुनकर होते हैं। और अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। सोचिए एक बुनकर 250 घंटे 250 घंटे लगातार जब बुनाई करेगा तब जाके एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और अगर जो है डिजाइन वाली शॉल बनाना है तो सोचिए तब कितना दिन लगेगा। तो ये थी पश्मीना शॉल की कहानी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप पॉइंट्स को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो ये लोग जो होते हैं चंगपा जनजाति, ये लोग अपने रेबों को यानी टेंट के बीचों बीच में खुला छेद छोड़ते हैं जहां से इनके चूल्हे का धुआं बाहर निकलता है। और ये जो चंगपा जनजाति है इनके जो टेंट हैं, इनकी जो टेंट की डिजाइन है 1 साल से भी पुरानी डिजाइन है, ठीक है। और इसी टेंट की वजह से चंगपा लोग ठंड से बचे रहते हैं। तो यहाँ पे चंगपा जनजाति का टेंट दिखाया गया। ये देखिए वहाँ के लोग हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में, ठीक है। तो जो यात्री होते हैं डल झील में यानी डल लेक में शिकारा में घूमने का मजा उठाते हैं। जो डल लेक है वो श्रीनगर में है और वहाँ पे जो वहाँ की लेक है, झील है जिसका नाम है डल लेक, वहाँ पे शिकारा एक प्रकार की नाव है। देखिए जो आप देख रहे हैं ये एक प्रकार की नाव है और जो यात्री लोग आते हैं इस नाव पर बैठ के घूमने का मजा लेते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जो कश्मीर के लोग होते हैं वो लोग रोटी नहीं बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कश्मीर के हर गली में हर कूचे पे एक बेकरी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर पर नहीं बनाते हैं और इसे ये लोग दुकानों से खरीदते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बेकरी शॉप दिखाई गई है।
तो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं श्रीनगर के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। यहाँ पे देखिए जो पानी है, जो लेक है, यहाँ पे एक खास तरीके की नाव होती है जिसे हाउस बोट कहा जाता है। इसे हाउस बोट इसलिए कहा जाता है, ये नाव जो है बहुत लंबी चौड़ी होती है, जो एकदम घर के आकार की होती है, हाउस की तरीके से होती हैं, इसीलिए इनको हाउस बोट कहते हैं। और जो हाउस बोट होता है वो 80 फुट तक लंबा होता है। सोचिए 80 फुट लंबा, और इनके बीच से इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट होती है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि हाउस बोट का प्रयोग कहाँ होता है, तो आप बताएंगे श्रीनगर में। और हाउस बोट की जो है लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो हाउस बोट की लंबाई 80 फुट और चौड़ाई 8 से 9 फुट होती है। और ये कहाँ पे प्रयोग होती हैं, तो ये श्रीनगर में प्रयोग होते हैं हाउस बोट। और आपको बता दें कि बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे भी पानी में तैरते रहते हैं। जैसे ये हाउस बोट है, उसी तरीके का एक डोंगा होता है, ये भी एक प्रकार का नाव होता है, ठीक है। और ये भी पानी में तैरता रहता है। और श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। श्रीनगर यानी जो कि आपका कश्मीर में है, वहाँ पे डल लेक और झेलम नदी में कई परिवार इन्हीं प्रकार के डोंगों, जो एक प्रकार की नाव है, इसी में लोग रहते हैं। और मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। जब आपको हमने बता दिया कि इतने लंबे चौड़े होते हैं, तो इसमें भी कई अलग अलग कमरे होते हैं, जैसा कि आपके घरों में होता है। तो बढ़ते हैं आगे। ये जो हाउस बोट होती हैं, यहाँ पे हाउस बोट और कई बड़ों घरों के अंदर छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। और इनमें एक खास डिजाइन होती है जिसे खत्म बंद कहते हैं, जो कि जिक्सा पजल के जैसा होता है। जो ये हाउस बोट होती हैं, ये अंदर से इन पे जो है, इनकी जो छत होती है उस पे लकड़ी की सुंदर नक्काशी, देखिए एक डिजाइन बनाई गई हैं, ऐसी जो है खूब ज़्यादा नक्काशी करके डिजाइन बनाई रहती हैं। और इस खास डिजाइन को हम खत्म बंद कहते हैं, जो एक प्रकार के जिग्सा पजल जैसा दिखता है। और साथ ही पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। मतलब जो कश्मीर के गांव होते हैं वहां पर भी तो घर रहेंगे, और वो घर बनाने के लिए पत्थरों को काट कर, और उसको जैसे अपने यहाँ ईंटों के ऊपर एक ईंट रखा जाता है, उसी तरीके से ये लोग पत्थरों को एक के ऊपर एक रख कर घर बनाते हैं। कहाँ पे, कश्मीर के गांवों में। और पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है। मतलब जो पत्थर होते हैं फिर उसके बाद उसको मिट्टी से पोत दिया जाता है। और साथ ही लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इनके जो घरों की छत होती है वो ढलवा होती है, ठीक है, स्लोप टाइप होती है। तो बढ़ते हैं आगे। और इनके घरों की, यहाँ के जो पुराने घर हैं उनकी खासियत है कि ये जालीदार खिड़कियाँ होती हैं। यहाँ पे देखिए जालीदार तरीके की खिड़की होती है, कहाँ पे, जो पुराने घर होते हैं। और ये खिड़की बाहर की ओर उभरी रहती है। और ये जो उभरी हुई खिड़कियाँ होती हैं इन्हें डब कहते हैं, ठीक है। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया से दिखता है। जब ये खिड़कियाँ बाहर की तरफ उभरी हुई हैं तो आप इनमें बैठ सकते हैं, आराम से बैठ के बाहर की तरफ देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि पत्थर, ईंट, लकड़ी को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है।
और जो घरों के दरवाजे और खिड़कियों पर डिजाइन होती है वहाँ पर मेहराब बने होते हैं। जो घर होते हैं उनकी जो खिड़कियाँ और दरवाजे हैं वहाँ पर मेहराब बने होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जम्मू कश्मीर की कहानी। अब बढ़ते हैं, अगली जो कहानी है वो गुजरात की कहानी है। एक घटना है आपका 26 जनवरी 2001 का। गुजरात के अहमदाबाद में एक बार भूकंप आया था, तो उसी भूकंप की कहानी है। ये बात है 26 जनवरी 2001 को सुबह सुबह गुजरात में आ गया था भूकंप, और इस भूकंप में कम से कम 1000 लोग की मरने की आशंका है। ठीक है, और कई हजार लोग घायल भी हो गए थे। बचाव और राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया था। मतलब अहमदाबाद जो कि गुजरात शहर में है, वहाँ पे 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। वहाँ पे 1000 लोगों की मरने की आशंका थी और कई हजार लोग घायल हो गए थे। और आपको पता है कि जब भी कहीं पे कोई आपदा आती है तो सेना के जवान जरूर आ जाते हैं मदद करने के लिए। और अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई थी। मतलब 150 इमारतें लगभग गिर गई थी, और इनमें से तो 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थीं। इनमें से तकरीबन जो 1 दर्जन यानी 12 इमारतों से ज़्यादा वो बहुमंजिली मतलब कई मंजिला इमारतें थीं, घर थे। और आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। और जिस दिन ये भूकंप आया था उस दिन शाम तक कम से कम 250 यानी 250 लोगों की डेड बॉडी निकाली जा चुकी थी। और अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। और राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा था। ठीक है, शहर की शायद ही कोई ऐसी इमारत हो जिसमें दरार ना पड़ी हो, क्योंकि जब भूकंप आता है तो आपको पता ही है कि अक्सर जो बड़ी इमारतें होती हैं उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, दरार आ जाती हैं। तो यहाँ पे सभी इमारतों में दरार आ गई थी। और जो गुजरात का भुज वाला एरिया है वहाँ पे भुज में हालात इससे भी ज़्यादा खराब हैं। चारों ओर डरे हुए लोग और भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया और राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरीके की सहायता का आश्वासन मिल रहा है। मतलब भुज में स्थिति और भी ज़्यादा खराब थी, और वहाँ पे जवानों के साथ वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के मदद किया। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।